हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जून और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप हमें उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तीसरा क्वेश्चन है, श्रेयस जी होसूर हाल ही में आयरन मैन ट्रायथॉन को पूरा करने वाले कौन से भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं? चौथा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध खेल रिम पैसिफिक में भारत शामिल होगा, यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? और पांचवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे 13 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, WHO द्वारा किस चिकित्सा संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एम्स न्यू दिल्ली, BHU वाराणसी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ या PGI चंडीगढ़। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी PGI चंडीगढ़ को अभी हाल ही में WHO के द्वारा चिकित्सा संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक विशेष के मान्यता पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि यह एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के तंबाकू नियंत्रण के संसाधन केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, केंद्र में तंबाकू नियंत्रण को आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए इसे सम्मानित किया गया है। साथ ही ERCTC की स्थापना 2018 में भारत में तंबाकू नियंत्रण पर काम करने वाले 25 संगठनों के द्वारा की गई थी। हम देखेंगे WHO के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को। यह एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और यहाँ के महानिदेशक हैं टेड्रोस। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुराष्ट्रवादी पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, संस्कृत या बंगाली। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी को अभी हाल ही में UNGA के बहुभाषावाद के एक प्रायोजित प्रस्ताव में अपना लिया गया है। दोस्तों हम देखेंगे कि 10 जून 2022 को पारित प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र हिंदी सहित आधिकारिक और गैर सरकारी दोनों भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों का प्रसार जारी रखने का आग्रह किया गया है। संकल्प में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों चलिए अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2022 में 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत से भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में ले जाया जा रहा है? ऑप्शन है नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार या मंगोलिया। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगोलिया के द्वारा भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को अपने देश ले जाया जा रहा है। और यह 14 जून को पड़ने वाली मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव के एक हिस्से के रूप में भारत से लेके जा रहे हैं इस पवित्र अवशेष को। और साथ ही यह 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पवित्र बुद्ध के अवशेष कपिलवस्तु अवशेष के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वे बिहार में पहली बार 1898 में खोजे गए थे। आइए दोस्तों हम मंगोलिया के बारे में कुछ देखेंगे। इसकी राजधानी है उलान बतारी, क्षेत्रफल 1.564 मिलियन किमी है और साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति है उखनागिन खुलसुखी। मैप में हम इसके सिचुएशन को देख सकते हैं। दोस्तों ये दोनों तरफ से चाइना और रसिया से घिरा हुआ है। यहाँ इसकी राजधानी स्थित है। चलिए गोबी डिजर्ट का थोड़ा बहुत पार्ट इसमें शामिल है। दोस्तों चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को।
हमारा अगला प्रश्न है 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू जागरूकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस को प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है। यह एल्बिनिज्म वाले लोगों के मानवाधिकारों का महत्व और उत्सव का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। और इस वर्ष के थीम को देखेंगे तो इस वर्ष का थीम है यूनाइटेड इन हियरिंग आवर वॉइस। चलिए आगे कुछ देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस को 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित किया गया था और साथ ही यह निर्णय लिया गया था कि 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार यह कब मनाया गया? तो 2015 में। आगे देखेंगे, एल्बिनिज्म एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों, जो कि एक से मतलब कि फादर से चाइल्ड में या मदर से चाइल्ड में ऐसे करके ट्रांसफ़र होते रहता है। यह एक गैर संक्रामक है, ये संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता है। अगर एल्बिनिज्म किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके बाल, त्वचा, आँख में रंजकता यानी मेलानिन पिगमेंट जो होता है उसकी कमी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों जो भी लोग एल्बिनिज्म से ग्रसित होते हैं उनको सूरज की तेज़ रोशनी से काफ़ी संवेदनशीलता होती है। और साथ ही हम देखेंगे कि एल्बिनिज्म से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टि बाधित होते हैं और उनमें त्वचा कैंसर होने का भी खतरा रहता है। मेलानिन की अनुपस्थिति का कोई इलाज नहीं है जो एल्बिनिज्म का केंद्र है। यानी एल्बिनिज्म में क्या होता है ना कि जो व्यक्ति एल्बिनिज्म से ग्रसित होता है उसमें मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति होती है दोस्तों। अगर माता पिता दोनों में एल्बिनिज्म का जीन है तो जन्म के समय बच्चा भी इससे प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही यूरोप, उत्तरी अमेरिका में 17,000 में से एक एल्बिनिज्म से ग्रसित होते हैं और सहारा अफ्रीका में अधिक प्रचलित है यह रोग, जहां 1400 में से एक व्यक्ति इससे तो प्रभावित होता ही है। हम आगे अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ सहयोग किया है जो इसके 3D मैप्स की गुणवत्ता को वृद्धि करेगा? ऑप्शन है गूगल मैप्स, बिग मैप, जोंग मैप्स या मैप माई इंडिया। दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मैप माई इंडिया ने अभी हाल ही में इसरो के साथ सहयोग किया है। और हम देखेंगे कि यह कंपनी मेटावर्स में अपने प्रवेश के हिस्से के रूप में नए मैप्स को विकसित कर रही है और इसके साथ ही उपयोगकर्ता इसरो के सहयोग से वनस्पति मैप्स या गर्मी मैप या वायु गुणवत्ता मैप और सटीक स्थानों पर अन्य जानकारी को देख सकेंगे। चलिए हम लोग कुछ जानेंगे इसरो के बारे में। तो यह एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो कि भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 को। अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष को चुना गया है, तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। इससे पहले के सिवन थे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? ऑप्शन है इक्वाडोर, नेपाल, माल्टा या जापान। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2023-24 के कार्यकाल के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है, जबकि इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड ये सभी देश 2023-24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। ये किन देशों की जगह लेंगे? तो ये भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि 2022 में भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य के रूप में जो स्थान था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब ये 1 जनवरी 2023 से इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड इन देशों की जगह लेंगे। देखेंगे हम तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 चीन, फ्रांस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी होते हैं और अन्य सदस्य 2 साल की अवधि के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं।
चलिए आगे अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है 25वां, 75वां या 155वां या 175वां। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके साथ ही हम देखेंगे कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला और उसके बाद यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कृष्ण निवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वित्त मंत्रालय। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने अभी हाल ही में भारतीय नागरिक कृष्ण निवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्रीनिवासन किसकी जगह लेंगे? तो यह चांग्योग री का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कुछ देखते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अभी यहाँ की प्रबंध निदेशक है। साथ ही इसमें नीति विश्लेषणात्मक तकनीकी कार्यों के लिए कुल 17 विभाग शामिल हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है मालदीव्स, चेक, चाइना या यूक्रेन। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, ये जो कि पहले राष्ट्रपति थे यहाँ के, लियोनिद क्राउचुक का अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने सोवियत रूस के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है और साथ ही डेनिस शमिहाली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग यूक्रेन के मैप को देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ कीव इसकी राजधानी स्थित है। रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा से यूक्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है। ब्लैक सी इसके पास में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही में पहला मानव महासागर मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025। दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में भारत ने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और मानव महासागर मिशन को लॉन्च करने का घोषणा किया है 2023 में। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यह पहला मानव महासागर मिशन होगा भारत का और साथ ही अंतरिक्ष और महासागर मिशन दोनों के लिए परीक्षण का एक उन्नत चरण विकसित किया जाएगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या खेल मंत्रालय। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को तकनीकी सहायता दिया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए सिफारिशें देने के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? ऑप्शन है केरल, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटका। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु ने अभी ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यह 10 जून को किया गया है और साथ ही इस पैनल के अध्यक्ष होंगे मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिनका नाम है चंद्र। और तमिलनाडु ने 2020 में नवंबर में दांव के साथ ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया था।
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राज्यपाल है RN रवि। लोकसभा में सीटों की संख्या है 39, राज्यसभा में सीटों की संख्या है 18। साथ ही राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। यहाँ का राजकीय पक्षी है कॉमन एमराल्ड डव। कुछ राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे यहाँ के। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रसार भारती के अतिरिक्त प्रभार को दिया गया है। ऑप्शन है संदीप सिंह, मयंक कुमार अग्रवाल, शशि शेखर वेम्पति या अनुराग ठाकुर। दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मयंक कुमार अग्रवाल जो कि दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक हैं, उन्हें प्रसार भारती का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये शशि शेखर वेम्पति का स्थान लेंगे जिन्होंने 5 साल का राज्य प्रसारक के CEO के रूप में कार्य किया था। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रुप A का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, विक्टर मिखलेवेस्की, विटाली कुनिन या वी प्रणीत। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के ग्रुप A के खिताब को जीत लिया है। इन्होंने 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ ग्रुप A के इवेंट को जीता है दोस्तों, और साथ ही इन्होंने 9वें राउंड में वी प्रणीत को हराकर इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। दोस्तों हम देखेंगे कि आर प्रज्ञानंद एक ऑनलाइन गेमिंग रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भी हराया है। चलिए दोस्तों हम प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेंगे। तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है फ्रंटियर। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। श्रेयस जी होसूर हाल ही में आयरनमैन ट्रायथॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। चौथा प्रश्न था, दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक युद्ध रिम ऑफ पैसिफिक में भारत शामिल होगा, यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी USA के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन आपको हमें कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।